एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी डी पॉइंट और हॉट टॉपिक्स में हॉट न्यूज में आज आपका स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसान उगाता है तो देश खाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये बैलेंस रिपोर्ट, ये कोई मीडिया का न्यूज चैनल नहीं है जहां पे आपको एक तरफा रिपोर्ट बताई जाएगी। आपको कारण समझना है, एज ए नागरिक हमें समझना है कि अगर किसान आया है बॉर्डर पे तो क्या कारण है, उसकी डिमांड कितनी जायज है और डिमांड क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो में बने रहे और शुरू करते हैं। किसान आंदोलन क्या है, डिमांड, सवाल ये है सबसे पहला। तो समझते हैं। आपने सुना होगा किसान डिमांड कर रहे हैं, जो सबसे मेन कॉज है वो है द लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एमएसपी कहते हैं। वैसे अगर आप किसान के घर से या जागरूक इंसान है, एमएसपी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता दूं, एमएसपी जैसे कि मान लीजिए कोई फसल है, गेहूं या चावल। इस साल जैसे कि अभी अप्रैल में गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है, लेकिन साल के शुरुआत में ही सरकार बता देती है कि हम इस साल गेहूं 2200 रुपए पर क्विंटल, 2300 रुपीज पर क्विंटल पे खरीदेंगे। जब किसान आश्वस्त हो जाता है कि मेरी फसल सरकार तो खरीदेगी ही खरीदेगी, तो वो गेहूं उगाएगा। और उसके बाद अगर प्राइवेट वाले भी उससे 50-100 रुपए कम पे खरीदते नहीं, तो वो अपनी फसल सरकार को बेचेगा और सरकार उसे 2200 रुपए 2300 रुपए दाम में खरीदेगी। तो इससे क्या हुआ, किसान की सेफ्टी फीलिंग आती है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो देयर इज समवन हु हैज गारंटीड कि मेरा नुकसान ना हो। अगर फसल रेडी हो जाती है तो ऐसा ना हो कि बाजार के भाव 10 रुपए 15 रुपए किलो बेच देना पड़े। तो ये एमएसपी सरकार क्या करती है, सरकार एमएसपी डिसाइड करती है, तो किसान सिक्योर है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगलाइजेशन, तो मैं समझाता हूं। एमएस स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, उनकी कमेटी 2006 में सुझाव देके गई थी। उनका कहना था एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। जैसे लीगलाइज में हमारे यहाँ कुछ कानून है, जैसे 2013 में कानून है जिसके हिसाब से 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मिल सकता है, जो अभी भी मिलता है। जो सरकार ये मुफ्त राशन मिलती है, ये हमारा लीगल राइट है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन इस तरह के लीगलाइजेशन से जनता भी डिमांड कर सकती है, जो उस क्राइटेरिया में आती है कि हमें मुफ्त राशन मिलना चाहिए। लेकिन इसका कोई लीगलाइजेशन नहीं। आज तक सभी सरकारों ने एमएसपी दी है, लेकिन एमएसपी कुछ लिमिटेड फसलों पे है और इसका कोई लीगलाइजेशन है, कोई पेपर वर्क नहीं है। इसके लीगलाइजेशन करने से प्रॉब्लम क्या है वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे समझते हैं ये क्या है। देखिए, एमएसपी के अंदर अभी तक टोटल 22 क्रॉप, अगर शुगर केन को जोड़ लें तो 23 क्रॉप, क्योंकि शुगर केन शुगर मिल्स को बेचा जाता है, इसलिए उसके लिए फेयर रेम्युनरेशन प्राइस भी यूज किया जाता है, एफआरपी यूज किया जाता है एमएसपी की जगह। बाकी अगर आप उसको कंसीडर करते हैं तो एमएसपी में ये भी आ जाती है। टोटल केवल 23 क्रॉप को सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से डिसाइड कर देती है, ताकि किसान उसको उगाए और उसको गारंटीड रेट मिले। कौन कौन सी आती हैं? 14 खारिफ क्रॉप आती हैं और 6 राबी क्रॉप आती हैं। सवाल यह है कि 14 खारिफ, खारिफ क्रॉप जिन बच्चों को नहीं पता, तो बारिश के सीजन में जो उगाया जाता है लगभग में वो खारिफ में आती है, और विंटर सीजन में जिनकी बुआई की जाती है, जो अभी की क्रॉप है गेहूं वगैरह, वो राबी की क्रॉप में आती है। ठीक है, तो 6 राबी की क्रॉप है और 2 सीरियल्स क्रॉप है। देखिए, सीरियल्स में 7 तरह की, पैडी मतलब धान, वीट, बैरली, ज्वार, बाजरा और रागी, ये इन पे एमएसपी डिसाइड है। वहीं पल्सेस की बात करें तो ग्राम, मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, लेंटिल्स, इन पे भी सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर रखी है। इसके अलावा रॉ कॉटन, रॉ जूट, टोबैको और 8 तरह की ऑयल सीड्स, जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ओके, मस्टर्ड ऑयल, इन सभी सीड्स पे सरकार ने एमएसपी डिसाइड की। मतलब इन 23 फसलों को अगर सरकार किसान उगाता है तो उसको पता होता है कि उस साल जब वो बेचेगा तो सरकार उसको कितना प्राइस देगी और वो प्रॉफिट में रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या सवाल है कि ये एमएसपी डिसाइड कैसे होता है, ये एमएसपी डिसाइड कैसे होता है? ये तो इसके 3 मेथड हैं और यही मुद्दा है। यही जो 3 मेथड है, यही मुद्दा है एमएसपी में। देखिए कैसे, समझिए इसको, ध्यान से देखें। एमएसपी तो 1960 से दी जाती है, जब
1960 से एमएसपी डिसाइड कर दी गई। उस टाइम शुरुआत में 54 रुपए पर क्विंटल पे गेहूं बिकता था। ठीक है। सर तो एमएसपी बहुत पुराना टॉपिक है। सरकार हमेशा एमएसपी देते आई है, तभी तो किसान इंश्योर होकर खेती करेगा और लागत लगाएगा। अब एमएसपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। कॉस्ट कैलकुलेशन लॉजिक जो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट कैलकुलेट करते हैं इन 3 मेथड पे और फिर सरकार को बताते हैं कि एमएसपी क्या है। किसानों का मुद्दा ये है कि इन 3 मेथड में से तीसरा मेथड पे के हिसाब से हमें एमएसपी दी जाए। तो पहले समझिए तीनों मेथड होते क्या है। पहला मेथड है A2 मेथड। A2 मेथड क्या होता है? एक्चुअल पेड कॉस्ट। एक्चुअल पेड कॉस्ट का मतलब सर किसान ने कितना उसमें फर्टिलाइजर डाला है, इरिगेशन डाला है, मजदूरी डाली है, सीड्स का कॉस्ट क्या आया है, उसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये A2 होता है। हालांकि ये एनफ नहीं है, लेकिन ये होता है कि किसान ने जो लागत लगाई है उसका घर से नहीं जाएगा, ये बात होगी, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है A2+FL। फिलहाल शायद यही चल रहा है, जिसमें एक्चुअल पेड कॉस्ट के साथ साथ मान लीजिए कि एक किसान के 4 घर के लोग हैं और चारों मतलब पूरी फैमिली मिलके खेत में काम करती है। तो ध्यान से देखा जाए तो उसके जो 3 एक्स्ट्रा मेंबर हुए हैं, अगर वो कहीं जाके लेबर वर्क करते हैं या कहीं जॉब करते तो कुछ पैसे कमाते हैं। तीनों ही दिनों क्या कर रहे हैं? उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो वो कॉस्ट कहाँ से आएगी? सरकार उसको भी कैलकुलेट कर लेती है कि हाँ भाई, जो उसके फैमिली पर्सन है उनकी भी जो काम करने की लागत है उसको जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो। उसे कहते हैं सेकेंड मेथड A2+FL। क्या कहते हैं? A2+FL। तीसरा मेथड जो होता है उसे कहते हैं C2 मेथड। C2 मेथड में आपका A2 भी आएगा, A2+FL भी आएगा, तो सर एक्चुअल पेड कॉस्ट भी आ गई, इम्प्यूटेड फैमिली वैल्यू भी आ गई, और क्या आया? जैसे कि मान लीजिए आपका जो खेत है, क्योंकि खेत आपका है, मान लीजिए आप उस खेत को किसी से किराए पे लेते हैं, तो हो सकता है कि साल का 4,000, 3,000, 2,000 उस लैंड का आप किराया भी देते हैं। अगर वो किराया भी जोड़ लिया जाए, इरिगेशन कॉस्ट वगैरह सब के बाद किराया भी जोड़ लिया जाए और उसके हिसाब से एमएसपी दी जाए, तो वो कौन सा होगा? C2 मेथड होगा। इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूड इम्प्यूटेड रेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल। अपनी लैंड का रेंट भी जोड़ ले। चलो भाई मेरे पास है, लेकिन अगर मैं किसी की रेंट लेके खेती करता हूँ, जैसे अधिया या हुंडा कहते हैं गांव की लैंग्वेज में, ऐसे बहुत से लोग खेती करते हैं, उस कॉस्ट को भी जोड़ लिया जाए और फिर उसके हिसाब से एमएसपी दी जाए। तो सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये था कि वो C2 वाला लेवल देंगे और किसानों की ये डिमांड है। तो इसमें क्या होगा? किसान प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। मतलब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए इस खेती को करने के लिए उसने लोन लिया है, तो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो भी जोड़ा जाता है C2 में। अगर किसानों को C2 मिले तो क्या गलत है? डिमांड जायज है। तो डिमांड क्या है फिलहाल यहाँ पे? जायज है कि C2 मेथड से पे किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं जो किसान लोन उठाते हैं, लोन उठा के इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। बट थोड़ा सा गहराई में और चलते हैं। मुद्दा इतना ही नहीं है, सरकार का भी अपना पक्ष है, तो हमें हमेशा एक बैलेंस रिपोर्ट जाननी है। मीडिया का चैनल ये नहीं है, तो आप समझिए कि बैलेंस रिपोर्ट क्या होगी। ठीक है। सो एमएसपी को लीगल कर दिया जाए। अच्छा, एमएसपी लीगल हो गया तो होगा क्या? 2019 में नाबार्ड, आपको पता है ना, एग्रीकल्चर ग्रामीण बैंक का हेड नाबार्ड है। जो लोग नहीं जानते जान लीजिए। जो ग्रामीण रूरल बैंक के हेड, जैसे आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक का हेड है, नाबार्ड उसका है। उसके हिसाब से जितने परिवार हैं, हर किसान परिवार पे 1 लाख रुपए का कर्जा है। इतना किसान कर्जे में है। तो अभी आजकल ये भी चल रहा है मुहिम कि जैसे आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए। ठीक है। हालांकि इससे फाइनेंशियल बर्डन सरकार पे आया और फिर और भी आएगा, लेकिन जब उद्योगपतियों का हो सकता है तो देश की 50% पॉपुलेशन जो किसान है उसका क्यों नहीं? अच्छा, फायदा क्या होगा अगर एमएसपी लीगल होती है? इससे सबसे ज्यादा फायदा स्मॉल फार्मर्स को या मीडियम फार्मर्स को होगा। इससे क्या होगा? अब समझिए एमएसपी को ध्यान से। यहाँ पे लीगल होने से क्या हो जाता है? एमएसपी लीगल हुआ और कहीं अगर C2 मिल गया, C2 मिल गया तो स्मॉल फार्मर या मीडियम साइज फार्मर बहुत ही ज्यादा रिस्क से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फसल का बीमा भी हो गया। फसल का बीमे के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। फ्लड आया, ड्रॉट आया, फसल खराब हो गई,
तो वो सब भी कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। अगर मान लीजिए मार्केट में जो सरकार ने कीमत तय किया है और बीच में मार्केट का बिचौलिया आपसे लेता है, कोई दलाल लेता है, तो उस बीच का जो गैप है वो भी सरकार पे करेगी। इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं कोई प्रॉफिट में इश्यू नहीं आएगा और किसान भी सुखी होगा। जो हमारे यहाँ का किसान हैंग आउट करता है, लटकते फांसी में मरता है, डेथ ट्रैप में फँस गया है, उन सभी चीज़ों से किसान को राहत मिलेगी। तो फसल बीमा योजना, इसके साथ-साथ ये भी हो जाएगा कि लीगलाइज का मतलब कानून लिख दिया गया। कानून लिख दिया गया तो ये हमारा राइट हो गया। राइट हो गया तो हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। अभी कहीं पे भी लीगलाइज नहीं, सरकार ओरल करती है और चीजों को बोलती है कि हाँ, कोई भी सरकार एमएसपी से मना नहीं करती, लेकिन लीगलाइज नहीं करती। लीगलाइज करेगी, उसका राइट हो गया किसान का, फिर किसान उसको अलग अलग तरीके से क्लेम करेंगे। तो सरकार का ऐसा कहना है, अगर हम इतनी फैसिलिटी देने लगेंगे, किसान हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हम पे डिपेंडेंट हो गए तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, और इस तरह से तो सरकार के ऊपर बड़ा लोड आ जाएगा। और जानिए, कहा गया है कि एमएसपी का दायरा बढ़ाया जाए, जो 22 फसलें हैं, 22 फसलों से ज्यादा किया जाए, ताकि, तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर 22 फसलों पे एमएसपी है तो सरकार, किसान इन 22 फसलों को बहुत ज्यादा उगाएगा। आपने देखा होगा कि एक टाइम था कि गांव पे मक्का उगाया जाता था, बाजरा उगाया जाता था, ज्वार उगाया जाता था, जौ उगाई जाती थी, गेहूं, चावल, एक मिक्स खेती होती थी, एक पूरा इकोसिस्टम था, अरहर मूंग। आज मेरे गांव में दो ही फसल देखने को मिलती है, एक राइस, एक व्हीट, आलू देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मस्टर्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी वेजिटेबल फ्रूट्स तो गायब हैं। क्यों? क्योंकि उस पे सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो किसान वो उगाएगा, सिंपल सी बात है, जहां से थोड़ा प्रॉफिट मिले, थोड़ी तो उसको गारंटी मिलेगी। अब इससे क्या होता है? इससे दिक्कत क्या है कि अगर दायरा बढ़ा देंगे तो हमको कम से कम और भी चीजों को ना किसान उगाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। फिर जिन चीजों को बाहर से खरीदते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास गेहूं चावल बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम पूरी दुनिया में बेचते हैं, लेकिन इनकी मात्रा या इनका रेट वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम है, इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं जो चीजें हम दालें खरीदते हैं, वाइन्स खरीदते हैं, ऑलिव्स खरीदते हैं, जैसे इटली वगैरह वाले दालें बेचते हैं, वाइन्स बेचते हैं, ऑलिव्स बेचते हैं, उनके वो प्रोडक्ट इतने महंगे हैं जितने में वो सीरियल्स आराम से खरीद सकते हैं। इसके रीजन से क्या होता है कि हम जो चीज बेचते हैं वो बड़ी सस्ती होती है, और जो खरीदते हैं वो महंगी होती है। तो उसमें थोड़ा सुधार आएगा और हमारे पास सभी तरह के अनाज हो जाएंगे। और अगर एमएसपी लीगलाइज हो गई तो बिचौलियों का अंत हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगी? सरकार बीच में आ जाएगी। अब सरकार और किसान डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे और बिचौलियों का अंत होगा, तो जो एग्जैक्ट पैसा है वो पहुंचेगा। क्योंकि सरकार में ये 2019 की रिपोर्ट ये भी मानती है कि केवल 6% एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, केवल 6% पैसा पहुंच पाता है सही तरीके, सही किसानों के पास। बाकी 94% पैसे में बिचौलिए आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लीगलाइजेशन के फायदे हैं। तो किसानों की डिमांड अभी तक तो कोई गलत नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, और समझते हैं। और क्या है, 2015 तक की बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के ही किसान जागरूक हैं, और जो भी सरकार की नीतियां हैं उसके सबसे ज्यादा फायदे ये ले पाते हैं। बाकी की जगह के किसान, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और उसमें भी ईस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और वेस्ट यूपी के किसानों की डेवलपमेंट देख के। जैसे मैंने अभी सुना, यहाँ फसल बीमा क्लेम करके भी ले लेते हैं लोग। यहाँ पे कास्ट की पॉलिटिक्स में ऐसे फंसे हैं कि वो किसान गरीब है तो गरीबी में ही जी रहा है, उसके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्नत खेती हो ही नहीं रही है, ट्रेडिशनल खेती पे घिसे जा रहे हैं, उनको जागरूक ही नहीं है यार। अब एमएसपी लीगलाइज हो गई, किसान जागरूक होगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि किसान जागरूक हो जाए। देश की 50% पॉपुलेशन आपका अन्नदाता जागरूक हो गया तो सरकार की नाक में दम कर देगा। 3 स्टेट के जागरूक है तो ये हाल है, तो हर साल पे बॉर्डर घेर लेते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है। तो फिर आप, इन किसानों का क्या होगा? इन किसानों को भी जागरूकता मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट्स किसानों के थे। क्या सरकार पूरी गलत है? सवाल ये भी बनता है। हम जानते हैं कि सरकार इसमें कितनी गलती है, ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके साथ ही वीडियो फिनिश करेंगे।
गवर्नमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर मान लो यार, क्या होगा अगर सरकार को फिर हर मान लीजिए दायरा बढ़ा दिया, लीगलाइज कर दिया तो किसान का राइट हो गया। इसमें सडन बहुत ज्यादा बर्डन सरकार पे फाइनेंशियल आ जाएगा। इतना फाइनेंशियल बर्डन कि अगर फ्लड आया, ड्रॉट आया, किसान का फसल नुकसान हुआ, पशुओं ने नुकसान कर दिया, उसका बीमा भरना, एज वेल एज फिर उनको क्या करना पड़ेगा, एमएसपी सभी चीजों का हायर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, किसान सभी चीजों को उगाएगा, ज्यादा उगाएगा। और अगर मार्केट में प्रॉब्लम क्या हुआ, अब सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया तो सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। मान लीजिए जो उगाया उसकी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हुई। कोई भी चीज का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे मैच करता है। जो उगाया उसकी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हुई तो अनाज तो सरकार के गोदाम में सड़ जाएगा, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया और माल बिका ही नहीं। मान लीजिए आपने जो उगाया, सरकार ने उसका एमएसपी रखा और वो हायर प्राइस हो गया, हायर प्राइस हो गया। अब हायर प्राइस हो जाने के बाद हुआ क्या, लेकिन उस चीज की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है या प्राइस कम है, तो सरकार को बहुत घाटे पे बेचना पड़ेगा। या और उसके साथ साथ जानिए, डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे विश्व के सभी देशों में नजर रखता है कि कोई इस तरह की पॉलिसी ना बनाए कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पे असर पड़ जाए। तो वो अपोज करेंगे, डेवलप्ड नेशन अपोज करेंगे, एक वैश्विक दबाव भी बनेगा ना सरकार पे कि आप अपनी पॉलिसी में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि चीजों के रेट आपने गिरा दिए, इंटरनेशनल मार्केट का इकोसिस्टम हिला दिया। तो हमें उस लेवल पे भी सरकार को देखना है। इसके बाद अगर मैक्सिमम चीजों को एमएसपी कर दिया तो प्राइवेट को कोई बेचेगा नहीं, सभी चाहेगा सरकार को बेचे। जब प्राइवेट को नहीं बेचोगे तो जानते हो कि अगर थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो हम भूखे मर जाते हैं। 1992 के प्राइवेटाइजेशन के बाद या हरित क्रांति जो है, ये सब थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन की ही देन है, क्योंकि वो इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन में देखते हैं, अलग अलग बीज निकालते हैं जो ज्यादा पैदावार दे, कम इरिगेशन लैंड पे दे। ये सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, एक स्तर तक गिरावट होगी और प्राइवेट मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा। ये इशू भी आएगा। सरकार को प्राइवेट्स को भी देखना है, आप प्राइवेट्स को टोटली बंद नहीं कर सकते, कोई भी चीज पूर्णतया सरकारी यहाँ पे हो नहीं सकती। तो सरकार को सप्लाई सिक्योर करनी पड़ेगी कि कोशिश करें कि जो भी चीजें उगाई जा रही हैं, जिसको एमएसपी क्राइटेरिया पे या लीगलाइज कर रहे हैं जितनी फसलों को, उन सभी का सप्लाई, चाहे फ्री राशन देना हो लोगों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सप्लाई चेन बांधना हो, जो खर्चे आते हैं अनाज के वो कंप्लीट करना हो। सप्लाई चेन को इतना सिक्योर करना पड़ेगा कि वेस्ट बहुत ज्यादा गोदाम में सड़ ना जाए। कई इतना सारा अनाज हमारे यहाँ गोदाम में ठीक ठाक सड़ जाता है, उसकी मार्केट देखनी पड़ेगी, डब्ल्यूटीओ के टर्म एंड कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब क्या किसानों की डिमांड कंप्लीट होनी चाहिए या नहीं। बात समझिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेसी की खास बात क्या होती है, डेमोक्रेसी में निगोशिएशन बहुत अच्छे से होता है और किसी भी चीज पे फैसला आने में वक्त लग सकता है, क्योंकि हमें सरकार को चेक एंड बैलेंस पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफा मांग ली जाए। मीटिंग भी चंडीगढ़ में हुई है, बातें रखी जाएंगी। सरकार को और किसानों को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 50% जो हमारे देश की आबादी है उनकी मांग को इग्नोर किया जाए, लेकिन किसान और सरकार दोनों देखें कि वैश्विक स्तर पे भी हमारा बैलेंस बना रहे, तो इसका जो भी बीच का रास्ता होगा कुछ तो निकलेगा। इसी के साथ मैं किसानों को भी सपोर्ट करता हूँ, उनके साथ भी मेरा सपोर्ट है कि सरकार को सुननी चाहिए और सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि वो एक बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि अन्नदाता है, इनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ तो कोई खास मतलब नहीं बनता ऐसी सरकार होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय एवरीवन। कोई और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चीजों को अच्छे से समझें और एसएससी टी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।